नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो जो इंडिया के सबसे बड़े कंपनी है, और आप सभी जानते हैं रिलायंस जो ग्रुप है इसके अंदर अलग अलग कैटेगरीज कंपनी एक साथ जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए इस कंपनी का मार्केट कैप 20 लाख करोड़ पहुंच चुके हैं। तो जब रिलायंस इंडस्ट्रीज हर कैटेगरीज को अलग अलग डीमर्ज करेंगे, जैसे टेलीकॉम को अगर अलग कर देंगे, तो टेक्सटाइल टेक्सटाइल कंपनी को अलग करेंगे, तो इसका जो रिटेल बिजनेस है उसको अलग करेंगे, तो कंपनीज का जो मार्केट कैप है वो कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, क्या रिलायंस ऐसे करेंगे? देखिए, अभी तो फिलहाल के लिए कुछ इस तरीके से कोई भी सिचुएशन नहीं देखने को मिले, कोई भी इस तरीके से अपडेट नहीं है। तो फिलहाल के लिए कंपनी का जो टोटल फैमिली है अंबानी का, वो 50% शेयर होल्डर इसी का टोटली जो रिलायंस कंपनी है इसके ऊपर है। तो एक बिग जैसे पॉजिटिव पॉइंट्स है कंपनी के हाथ हाथ में। अगर आप मुझे पूछेंगे कि सर रिलायंस के ऊपर आपका लॉन्ग टर्म के विजन के हिसाब से कोई इन्वेस्टमेंट है, देखिए मैं क्लियर कट बता दूं, मेरे पास रिलायंस का छोटे मोटे हिस्सेदारी है। मैं उतना ज्यादा क्वांटिटी के साथ रिलायंस के ऊपर एज ए लॉन्ग टर्म के लिए काम नहीं करता हूँ। हाँ, मैं इस कंपनी के ऊपर स्विंग ट्रेडिंग बहुत बार कर चुका हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बहुत बार कर चुका हूँ। जैसे रिलायंस के ऊपर यहाँ भी फ्रेश एक एंटी बना है, जो एंटी में कंटिन्यू अभी करूंगा। और जो एंटी बना है इस तरीके से कुछ कप बना और उसके बाद एक हैंडल बना, और कप विथ हैंडल बनने के बाद फाइनली क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है और टारगेट के नजदीक है। अभी भी टारगेट थोड़ा सा बाकी है, तो टारगेट निकल के आ रहा है करीबन 3190 के आसपास। तो इस लेवल तक टारगेट होने का चांसेस है। जो टारगेट निकल के आ रहा है करीबन 23% के आसपास। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट निकल के आ रहा है, मेरे हिसाब से अच्छा खासा एक टारगेट यहाँ पे बनेगा। तो तो उस हिसाब से देखा है तो कंपनी के ऊपर एक बेस्ट तरीके से टारगेट यहाँ पे बनने जा रहा है, और इस टारगेट अगर कंप्लीट करे तो अच्छा खासा एक हाई लेवल का टारगेट यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करके टारगेट करने जा रहा है। अभी देखिए, क्या इस कंपनी के ऊपर सही में एंट्री लेना सही होगा? क्या सही में इस तरीके से कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एंट्री बना है? उसके लिए बता दूं, कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो देखेंगे, कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे, जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट हर साल में एक रेंज के हिसाब से बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट किया, सर कंपनी का सेल्स तो कम हो गया, 20,500 करोड़ था उसमें से 17,000 करोड़ बना, उसके बाद 19,000 करोड़ बना, तो बीच में तो कंपनी का सेल्स कम हो गया। देखिए, ये एक लार्ज कैप ब्लू चिप टाइप कंपनी है, तो इस टाइप कंपनी के ऊपर हमेशा आपको हर साल में प्रॉफिट का ग्रोथ कंटिन्यूसली बढ़ता देखने को मिलेगा, ऐसे होगा नहीं। क्योंकि इतना 17,800 करोड़ आपको शायद 17,000 लग रहा होगा, क्योंकि इतनी बड़ी क्वांटिटी को और इतने बड़े अमाउंट को मेंटेन करना, इतने बड़े प्रॉफिट को मेंटेन करना इतना आसान नहीं होगा। कंपनी को बहुत मेहनत के बाद ही इस तरीके से सिचुएशन को देखने को मिलता है। अभी इस कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है वो किस तरीके से सोचते हैं, आप देखिए, इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर भर भर के माल उठा के रखे हैं। कोई भी एक माल बेचने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि एफआईएस के पास, डीएस के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है, प्रोमोटर के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स है। तो 50% के आसपास होल्डिंग प्रोमोटर के पास देखने को मिले, एफआईएस के पास 22% होल्डिंग दिखा, डीएस के पास 16% होल्डिंग दिखा, पब्लिक के पास 10% होल्डिंग दिखा। मतलब हर जगह पे कंपनी इसके ऊपर होल्डिंग आपको देखने को मिलेगा। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिला है। बाकी इस कंपनी के ऊपर एज ए मैं चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से बात करूं, तो कंपनीज के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे होल्डिंग्स देखने को मिला। जैसे 10 ईयर में 550%, एक साल में 100%, 3 साल में 39% के आसपास कंपनी ने क्या एवरेज का रिटर्न दिया। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर मैं एक ही बात कहूंगा, इस कंपनी के ऊपर आपको सारी चीजों को समझ कर सोचकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि इस कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है। जब कोई मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, तो उस अपॉर्चुनिटी को गवा मत देना। क्योंकि जब यहाँ पे एंटी बना था तब मैंने आपको शेयर किया था इस पैटर्न्स को, और तब मैंने आपको बताया था कि बड़े कंपनीज के ऊपर एक पॉजिटिव थिंकिंग यही होता है कि जब इसका बुल रन शुरू होता है तो वो रुकता नहीं, वो कंटिन्यू भागते चले जाते हैं। अगर उस टाइम मार्केट में एक बिग फॉल भी दिखे तो भी वो उतना करेक्शन देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि कुछ दिनों से मार्केट में गिरावट का माहौल है, फिर भी यहाँ पे देखिए उतना खास गिरावट का माहौल देखने को नहीं मिला। बाकी आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। देखिए, इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में बात करूं तो एक बेस्ट तरीके से इन्फोसिस के ऊपर एक एंटी यहाँ पे मुझे मिल चुके हैं। तो सबसे पहले मैं कहाँ पे एंटी मिल, उसका टारगेट कहाँ तक है वो मैं आपको बता दूं।
पहली बार देखिए कुछ दिनों से मार्केट के ऊपर एक बिग सेलिंग प्रेशर आईटी सेक्टर के ऊपर देखने को मिला और बड़ा सा फॉल देखने को मिला। और मैंने आपको ये भी बताया कि अगर इस तरीके से करेक्शन होता रहे तो एक रेंज तक वो आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक देखिए गैप है। इस लेवल के बाद एक गैप अप में इस नेक्स्ट कैंडल ओपन हुआ, मतलब इस गैप को फिल अप करने के लिए वो आ सकते हैं और वहां से वो रीबैक करता है, रीबैक करने का चांसेस है। तो जो इस कंपनी के ऊपर एंटी बना वो कुछ इस तरीके से बना, शोल्डर बना, उसके बाद फिर से एक हेड बना और उसके बाद एक शोल्डर बना। तो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना और फाइनली क्या हुआ, इस लेवल को ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद धीरे धीरे करके वो ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो इसका जो अगर ऊपर गया है तो कहां तक जा सकते हैं, 1965 के आसपास। तो 1965 के आसपास इसका टारगेट बनने जा रहा है। वो 23% के आसपास टारगेट बनने जा रहा है। और मजेदार बात यही है कि इसका लाइफ टाइम जो हाई है, लाइफ टाइम हाई है 1953। इस लाइफ टाइम हाई के आसपास ही इसका टारगेट बनने जा रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर आप सोच समझ कर सारी चीजों को स्टडी करके काम करेंगे तो आपको दिखेगा कि अच्छा खासा एक एंट्री बना है। एक दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किया, सर क्या इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना तो जो करेक्शन हो रहा है, क्या आरएसआई तो भी नीचे आ रहा है, क्या इस आरएसआई के बेसिस में एंट्री होना चाहिए? देखिए, जब आरएसआई नीचे क्यों आया, देखिए जब कंपनी लगातार हाई कर रहा था तब आरएसआई कहाँ पे था, टॉप में था। मतलब आरएसआई 70 के ऊपर था। तो 70 के ऊपर मतलब क्या है, ओवर ब्रॉड जोन। तो ओवर ब्रॉड जोन से कभी ना कभी वो करेक्शन होंगे। तो इसीलिए देखिए एक बिग फॉल देखने को मिला और आरएसआई भी नीचे आए और वही लेवल में आया जो इसका 30 के आसपास है। मतलब प्रीवियस डेटा देखा जाए तो यहाँ पे आरएसआई नीचे आया था, इस लेवल को टच किया और यहाँ पे बिग बाउंस किया। फिर से उसी तरीके से अगर देखा जाए तो आरएसआई फिर से नीचे आ रहा है, इस लेवल को टच करेंगे, फिर से बिग बाउंस यहाँ पे करने वाले हैं। तो एक बेस्ट तरीके से कंपनी का एंट्री मुझे पहले से मिल चुका है। और रही बात कंपनी का परफॉर्मेंस का, इसको ज्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। सिर्फ एक बात मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कंपनी किस तरीके से एज ए लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी रिटर्न दिया। अगर इस रिटर्न के हिसाब से बात करूं तो कंपनी इसके ऊपर आप धमाका देखेंगे। तो कंपनी 5 साल 10 साल में कितना, 270%, 100%, 3 साल में 15%, 1 साल में 11 और 6 मंथ में 3%। क्योंकि लास्ट 1 to 2 ईयर्स में आईटी सेक्टर के ऊपर उतना ज्यादा खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ, क्योंकि आईटी सेक्टर ग्लोबली मार्केट के प्रेशर के कारण, साथ ही साथ यूएस मार्केट के प्रेशर के कारण आईटी सेक्टर में उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ। फिर भी आईटी सेक्टर लगातार लगातार धीरे धीरे करके खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन्फोसिस कोई छोटा मोटा कंपनी है, इस बात को याद रखना है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि इन्फोसिस आज तक की देखा जाए तो कंपनी ने कभी भी उतना खराब रिजल्ट परफॉर्मेंस नहीं किया। कंटिन्यूसली एक लेवल्स के वाइज कंपनी प्रॉफिट को वो मेंटेन करके आगे बढ़े। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूं, उसका नाम है जेएसडब्ल्यू स्टील। देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील के बारे में बात करूं तो जेएसडब्ल्यू स्टील कोई मतलब छोटा मोटा कंपनी है, इंडिया के सबसे बड़े स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो इसके ऊपर जो अपडेट है उसके बारे में बात करूं तो देखिए सिर्फ स्टील जेएसडब्ल्यू स्टील के ऊपर नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, इंडिया स्टील मेजर टू इन्वेस्ट बिलियंस टू मीट, देख सकते हैं बायोंड लोकल डिमांड। मतलब लोकल में जो प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ रहा है, उस डिमांड बढ़ने के चलते हुए कंपनी प्रोडक्ट को प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते चले जा रहे हैं। देखिए जब किसी कंट्रीज का इकोनॉमिकली ग्रोथ स्टार्ट हो जाए, उसका पर कैपिटल इनकम बढ़ जाए, तो उस जगह पे एक चीज को ध्यान रखना होगा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बहुत ज्यादा तेजी से ग्रोथ होने वाला है। क्योंकि लोगों के जेब में पैसा आएगा तो लोग घर बनाएंगे, घर खरीदारी करेंगे। तो उस जगह पे देखा जाए तो स्टील कंपनी की एक और सीमेंट कंपनी की एक अच्छा खासा शानदार तरीके से ग्रोथ देखने को मिल जाता है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील के ऊपर आप फोकस रखिएगा, क्योंकि जेएसडब्ल्यू स्टील के ऊपर जिस तरीके से परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिले, जहाँ पे मुझे एक बेस्ट तरीके से एंट्री मिला वो है एक कप विद हैंडपटन्स का। तो कप विद हैंडपटन्स का यहाँ पे एंट्री मिला। तो पहले कप कप बना, उसके बाद 2 बार यहाँ पे हैंडल बना। तो फाइनली क्या हुआ, इस हैंडल लेवल को ब्रेकआउट किया, उसके बाद धीरे धीरे करके यहाँ पे कंपनी वेट किया और उसके बाद इसकी रिटेस्ट किया, उसके बाद धीरे धीरे करके वो टारगेट के नजदीक जाने वाले हैं। तो अगर एंट्री लेवल से टारगेट तक देखूं तो कहाँ तक टारगेट मिलने का चांसेस है, 33% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है, जो निकल कर है करीबन 1040 के आसपास। तो बेस्ट तरीके से टारगेट मिलने का चांसेस है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करने वाला हूँ, क्योंकि इस कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा हुआ, साथ ही साथ टेक्निकली बेस्ट तरीके से पैटर्न्स बना। तो आप किस तरीके से सोचते हैं इस कंपनी को जरूर कमेंट्स करना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।